बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 95 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 96 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे हस्बे रवायत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया करें और शेयर भी लाजमन किया करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने होने का एहसास लाजमन दिलाया करें। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। जाहिर है नीचे खून आशाम भेड़ियों की सूरत में जहन्नुम ही हमारी मुंतजिर थी। यूं मैंने पहले तो रोती हुई औरत को जबरदस्ती छत पर धकेला, फिर उसके जख्मी शौहर को ऊपर छत के सुराग पर खड़े इन तीनों मुसाफिरों के हवाले कर दिया। इसके बाद मैंने उछलकर छत के सुराग के किनारों को पकड़ने की कोशिश चाही थी कि अचानक बर्थ टूटकर नीचे भेड़ियों के गौल पर जा गिरी। शुक्र था कि मेरा एक हाथ खुशकिस्मती से छत के सुराग के किनारे पर जा पड़ा था। अब मैं हवा में झूल रहा था मगर मुझे इन दोनों मुसाफिरों ने ऊपर खींच लिया। नीचे भेड़ियों ने अदमोए मगर जिंदा बच जाने वाले बाकी बेहोश पड़े मुसाफिरों को अपने नुकीले दांतों से उधेड़ना और भंबोड़ना शुरू कर दिया था। यह दर्दनाक मंजर हम देख नहीं पाए और मुंह फेर लिया। त्यारे का यह तबाहाल ढांचा खासा बुलंद था और जहाज का अगला हिस्सा यानी गालबन इकॉनमी क्लास का था। बाहर से छत गुंबद नुमा थी मगर खूनी भेड़ियों के इस बदमस्त गौल से फिलहाल बच तो गए थे, लेकिन अब हम खुले आसमान तले सर्दी से बुरी तरह ठिठर रहे थे। अफरा तफरी में गर्म कंबल वगैरह भी हम नहीं उठा सके थे। क्यों भी इसका तरनाक और होलनाक सूरत हालात में किसे इसका होश रहा था। अलबत्ता अधेड़ उम्र औरत के शौहर की हालत काफी काबिले रहम हो रही थी। वो टांगों के जख्मों की वजह से बुरी तरह करा रहा था। इसकी बीवी अपने शौहर की इस हेत कोजाई पर रोए जा रही थी। हम एक तरफ बैठे हुए थे। एयर होस्टेस शकुंतला और माला उसे तसलियां देने की कोशिश कर रही थी। उस औरत का बदनसीब शौहर माजूर ही हो गया था। भूखे भेड़ियों ने उसकी टांगों की पिंडली और रानों का सारा गोश्त इस बुरी तरह नोच डाला था कि वहां सुर्ख सुर्ख गोश्त के उथड़े हुए रेशों से हड्डियां तक झांक रही थी। इसका खून किसी तौर बंद होने में नहीं आ रहा था। अलबत्ता मैंने अजराहे हमदर्दी अपनी कमीज उतार कर उसकी जख्मी टांगों के गिर्द बांधने की कोशिश की कि किसी तरह उसकी जख्मी टांगों का खून बहना बंद हो जाए। किसी हद तक जरियाने खून बंद हो चुका था लेकिन बिल्कुल बंद नहीं था। कमीज से महरूमी के साथ ही सर्दी जैसे मेरे रगों में उतरकर खून को बर्फाब बनाने लगी। वो औरत अभी तक अपने शौहर की नागुफ्ताबा हालत पर रोए जा रही थी। हम सब ही बहुत कड़े वक्त से गुजर रहे थे। हमारा खुराक का जखीरा भी मुर्दार भेड़ियों ने सारा तहस नहस करके रख दिया था। गोया अब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। खूनखार भेड़िए तबाहाल त्यारे के इस टूटे हुए ढांचे के गिर्द बेचैनी से मंडला रहे थे। अभी शायद इन मुर्दारों की शिकम सेरी नहीं हुई थी। वो आजादाना अंदर बाहर दंदनाते फिर रहे थे। फिर वो सारी रात हमने त्यारे की टूटी हुई छत पर टिटरते हुए गुजार दी। सुबह हुई, सूरज निकला तो धूप से कुछ सुकून मिला। यूं सारी रात हमने आंखों ही आंखों में काटती थी। सहराई भेड़ियों का गोल रफ्ता रफ्ता दूर सहरा की लामुतलाही वुस्सतों में गुम होने लगा। अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद सबसे पहले हम तीनों मुसाफिर मर्द सुराग के जरिए नीचे यानी अंदर उतरे और बची खुची खुराक का जायजा लिया। लेकिन अफसोस के कुछ नहीं बचा था। अब धूप की खुशगवारियत तमाजत में बदलने लगी थी और गर्म होती हुई छत ने तपना शुरू कर दिया था। हमने फिर इन तीनों खवातीन को भी नीचे उतार दिया, जबकि अधेड़ उम्र औरत के जख्मी शौहर को हम तीनों मर्दों ने बाहिफाजत नीचे उतार कर सीटों के बचे खुचे गद्दे बिछाकर इस पर लिटा दिया। मगर अंदर मुसाफिरों की बेदर्दी से उतड़ी हुई लाशों से सख्त कराहियत आ रही थी। इसलिए हमने काकपिट वाले एक दूसरे ढांचे को अपनी पनागाह बना लिया। यह पनागाह पहले वाली की बनिस्बत तंग थी और टूटी हुई स्क्रीन से भी तेज धूप किसी बर्शी की तरह अंदर आ रही थी। यहां हमें एक बार फिर इन भेड़ियों का खदशा सताने लगा, क्योंकि अगर वो इधर दोबारा रुख करते तो हमारे बचाव के लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं था। क्योंकि एक तरफ से तो ये हिस्सा बिल्कुल टूट कर अलहदा होने की वजह से निकला हुआ था और फिर स्क्रीन भी टूटी हुई थी। भेड़िए बआसानी हमारा शिकार कर सकते थे। इन मनहूस सहराई भेड़ियों के खौफ से हमने तो पेशकदमी का इरादा भी तर्क कर डाला था। मगर यह भी एक हकीकत थी कि हम यहाँ आखिर कब तक इस तरह भूखे प्यासे और बेयारों मददगार पड़े रहेंगे। लिहाजा एक बार फिर हम सर जोड़ कर बैठ गए। काफी बहसों मुबाहसे के बाद यही तय पाया गया कि हमारा यहाँ से निकलना खुदकुशी के मुतरादिफ ही होगा। इसलिए इधर ही रुक कर किसी इमदादी टीम का इंतजार किया जाए, जिसकी कम अज कम मुझे तो अभी तक कोई ऐसे इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे।
میرے موقف کی حمایت میں صرف مالا تھی۔ البتہ میں نے ان سے کہا ان تینوں خواتین کو ادھر ہی موجود رہنے دیا جائے، جبکہ میں اور دوسرے صحرا کے وسطوں میں دو مختلف سمتوں میں آبادی یا نخلستان، پانی وغیرہ کے آثار تلاش کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پورے گن کر 500 قدم چلنے کے بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ دو مختلف سمتوں پر اسی طرح یہی عمل دہرائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی ہو۔ بلاگر صاحب نے میری اس تجویز پر ساتھ کیا۔ یوں میں اور ٹام باہر نکلے اور ناک کی سیٹ میں تو مختلف سمتوں میں یعنی شمالن اور جنوباً آگے بڑھ کے میں اکیلا ریت پر چلتا ہوا کافی دور نکل آیا۔ یوں میں تقریباً 550 قدم آگے نکل چکا تھا۔ تب میں نے مڑ کر دیکھا تو چاروں طرف دل دہلا دینے والے صحرا ویرانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں سے کہاں چلا تھا اور کہاں جا پہنچا تھا۔ یہ تو ریت پر بننے والے میرے قدم تھے جو میری واپسی تک رہنمائی کر سکتے تھے، ورنہ تم اس بے رحم اور تپتے ہوئے صحرا میں بھٹک جاتا اور اذیتناک موت میرا مقدر بن جاتی۔ یوں بھی واپسی میں کیا رکھا تھا، لیکن بہرحال کچھ آسرا اور امید تو تھی کہ کوئی قافلہ یا امدادی ٹیم اس تباہال طیارے کے ملبے کو دیکھ کر اس طرف کا رخ کر لیتی۔ سورج نصف بلندی پر آ کر آگ برسانے لگا۔ میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ پادے سموم کے گرم تھپیڑے چہرے اور میرے اوپری بدن کو جھلسائے دے رہے تھے۔ جوتوں کے اندر گھسی ہوئی ریت میں گرمی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے گن کر مزید 50 قدم آگے بڑھائے اور ناکام ہو کر واپسی کا راستہ اختیار کر لیا۔ میں اب تھک کر نڈھال سا ہونے لگا تھا۔ ریت پر ایک جگہ گر سا پڑا تو مجھے ناچار دوبارہ اٹھنا پڑا کیونکہ ریت بہت گرم تھی۔ میرا حلق بھی پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، یوں جیسے گلے میں تھوڑ اگائے ہوں۔ ہونٹوں کے گرد پپڑیاں سی جمنے لگیں۔ میں اپنی رہی صحیح ہمت مجتمع کر کے واپس چل پڑا۔ دفعتاً مجھے فضا میں ذرا دور بڑے بڑے مردار خورگد اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے یک لخت میرا دل ایک خوفناک خیال سے لرز اٹھا اور مقدور بھر تیز رفتاری کے ساتھ تباہال طیارے کے ملبے کی طرف چلنے لگا۔ جب تک گرتا پڑتا قریب پہنچا تو ایک لرزہ خیز منظر میرا منتظر تھا۔ فضا میں گردش کرتے ہوئے مردار خورگدوں کے جھنڈ کا جھنڈ لاشوں کے پنجر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ان کے بچے کھچے سڑے گلے گوشت کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ پھر اچانک ہی مجھے تیز چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں، جسے سن کر میرا دل یکبارگی دھک سے رہ گیا۔ یہ آوازیں یقیناً ان تینوں خواتین کی تھیں۔ میں نے طیارے کے تباہال کاک پٹ والے ڈھانچے کی طرف دیکھا اور بری طرح دہل کیا۔ وہاں بھی میں نے آس پاس لاتعداد گدھ منڈلاتے دیکھے۔ مالا اور ایئر ہوسٹس شکنتلا انہیں بکھانے کی کوشش میں چیخ چلا رہی تھیں۔ گدھ بھی شاید برسوں کے بھوکے نظر آتے تھے۔ انہوں نے شکم سیری کے لیے زندوں پر بھی حملہ کر دیا تھا، لہذا میں بھی ہشکارے دیتا ہوا پاگلوں کی طرح ان کی طرف دوڑا۔ اچانک میں نے ایک جسیم گدھ کو جہاز کے کاک پٹ کے اسکرین سے پھدک کر باہر آتے دیکھا۔ گویا وہ منحوس اندر بھی داخل ہو چکے تھے۔ اس کے گردن تک بالکل گنجی تھی۔ اس نے اپنی زرد سی مڑی ہوئی چونچ میں آنکھ کا ایک ڈیلا دبوچ رکھا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے کریہا گردن کو جھٹکا دیا اور وہ انسانی آنکھ کا ڈیلا سٹک لیا۔ مجھے یہ کریہا ناک منظر دیکھتے ہی ابکائی آ گئی۔ میرا جی الٹنے لگا۔ اندر اس ادھیڑ عمر عورت کے چیخنے چلانے کی وحشیانہ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دوڑ کر اندر گیا۔ ایک ہولناک منظر میرا منتظر تھا۔ مردار خورگدوں نے اس ادھیڑ عمر عورت اور اس کے زخمی معذور شوہر پر حملہ کر دیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالی تھیں۔ مالا اور ایئر ہوسٹس شکنتلا ہسٹرائی چیخیں مارتی ہوئی صحرا کی طرف توڑ پڑی۔ رک جاؤ، ڈرو مت ورنہ بھٹک جاؤ گی، میں نے کب سے چلا کر کہا، لیکن دوڑتی چلی گئیں۔ شاید وہ زیادہ ہی خوف و ہراس کا شکار ہو چکی تھی۔ میں سب سے پہلے مالا کی جانب لپکا اور اسے چا لیا۔ ہوش کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس طرح خود کو مزید موت کے منہ میں مت دھکیلو، میں نے ہانپتے ہوئے اسے تقریباً جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ رونے لگی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس دوران ایئر ہوسٹس شکنتلا بھی ہمارے پاس لوٹ آئی تھی۔ میں گدھوں کو مار مار کر بھگانے لگا۔ اس کے بعد ہم تینوں تباہال کاکپٹ کی طرف توڑے۔ اندر کا لرزہ خیز منظر مالا اور شکنتلا کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ مردار خور گدھ ان دونوں بد نصیب میاں بیوی کا برا حشر کر چکے تھے۔ بھوک اور بدحال مسافروں کی بے بسی نے ان مرداروں کو بھی دلیر کر دیا تھا۔ ان دونوں مسافروں کے خون آلودہ اور بغیر ڈھیلوں کے چہرے بڑا خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ بیچارے تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ رات میں خون خوار بھیڑیے اور اب دن میں یہ منحوس گدھ، بڑے کڑے اور اعصاب زدہ حالات تھے ہمارے ارد گرد تھے۔ میں نے بہرحال ہمت کی اور ان دونوں جوان لڑکیوں کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے ہوئے ان دونوں بد نصیب میاں بیوی کی ادڑی پجڑی لاشوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور دور لے جا کر چھوڑ دیا اور واپس لوٹ آیا، اور پھر دوسرے تباہال ڈھانچے سے کمبل اور چادر لا کر کاک پٹ میں ڈال دی۔ اس کے بعد مالا اور شکنتلا کو بھی اندر بلا کے میں نے کاک پٹ کے اگلے ٹوٹے ہوئے حصے پر کمبل لٹکا دیا
और एक बड़ी सी चादर स्क्रीन पर लटका दी। अब हम तीनों अंदर छाव में थे। बाहर गिद्धों की गौल आपस में चीख चीख कर लड़ रहे थे और शोर मचा मचा कर बदनसीब मुसाफिरों की लाशों से ज़ियाफत उड़ा रहे थे। टॉम अभी तक नहीं लौटा। मैंने इन दोनों की तरफ देखकर पूछा। दोनों के चेहरों पर अभी तक हरास तारी था। इन खौफनाक और इबरत असर हालात ने इनकी जैसे कुव्वत गोयाई सल्ब कर दी थी। तहम मेरे सवाल पर दोनों ने बैक वक्त अपने सर नफी में हिला दिए। मुझे अब टॉम की तरफ से तशवीश होने लगी। तो अब तक क्यों नहीं वापस लौटा था? क्या उसे कोई आबादी या नखलस्तान नजर आ चुका था, या फिर वो किसी मुसीबत का शिकार हो गया था? यकीन से बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता था। मुझे उसकी जानिब से भी तशवीश लाहक होने लगी। मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। लगता है वो रास्ता भटक गया है। मेरी बात पर माला ने यकदम खौफजदा होकर मेरा बाजू थाम लिया। नहीं नहीं, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हम पर फिर कोई मुसीबत न टूट पड़े। यूं उसकी देखा देखी शकुंतला ने भी मुझसे यही इल्तिजा कर डाली। हाँ, तुम मत जाओ। अगर तुम भी उस मुसाफिर टॉम की तरह रास्ता भूल गए और यहाँ वापस न लौटे तो हमारा क्या बनेगा? देखो, वो भी हमारा साथी है, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। हो सकता है वो किसी मुसीबत का शिकार हो गया हो। हम जितनी तादाद में होंगे इतना ही हमारे लिए ये बेहतर होगा। वो खामोश हो गई। मैंने चाहते हुए उन दोनों को इस बात की ताकीद की कि वो यहाँ से बिल्कुल भी ना निकले। इन्हें यह हदायत देखकर मैं बाहर आ गया। गिद्ध गायब हो चुके थे। इक्का दुक्का नजर आए। वो भी मुझे देखते ही क्रिहा चीख के साथ अपने गलीज पर फड़फड़ाते हुए फिजा में परवाज करके मैं टॉम के कदमों के निशानात पर चल पड़ा। मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा था कि टॉम किसी पानी के सराब में दूर तक न भटक गया हो। हद निगाह फैले हुए लक्कोदक सहरा में ऐसे पानी के धोखे होते हैं। यह सब रेत के जर्रात की सिक्वेंसी का शाखसाना था। दूर से ये जर्रात सूरज की रोशनी के इनेकास में चमकते तो रेत पर इसी तरह लहरें बनाते हैं जैसे कि पानी की सतह में लहरें बनती हैं। बहरकैफ मैं टॉम की तलाश में उसके कदमों के निशानात के रहनुमाई में काफी दूर तक आ गया। लुटा पुटा पड़ाव बहुत पीछे रह गया। यहाँ मैंने महसूस किया कि इस सिम्मत पर कुछ रेतले टीले भी थे। टॉम के कदमों के निशानात बल खाते हुए दूर तक चले गए थे। मुझे अचंभा हुआ कि टॉम ने तयशुदा कदमों से ज्यादा का फासला तय कर लिया था और दूर निकल गया था। लेकिन क्यों? क्या उसे आगे कोई नखलिस्तान नजर आ गया था या पानी का सराब? मैंने अपने एक हाथ का छज्जा बनाकर पेशानी पर रखा और सामने दूर तक देखने की कोशिश करने लगा और तभी मैं चौंक पड़ा। साथ ही मुसर्रत के बेपनाह एहसास तले में खुशी से झूम उठा। बहुत दूर मुझे खजूर के झुंड का एक मुख्तसर सिलसिला नजर आया। मैंने गैर यकीनी किसी आलम में अपनी दोनों आंखों को मसल कर दोबारा गौर से देखा और यकीन हो गया कि वो एक छोटा सा नखलस्तान ही था। जरूर इसी नखलस्तान को देखकर ही टॉम आगे बढ़ गया होगा, मैंने सोचा। लेकिन फिर फौरन ही एक ख्याल मेरे जहन में ये उभरा कि वो फिर वापस दोबारा क्यों नहीं लौटा। इसे तो भागकर हमें ये खुशखबरी सुनानी चाहिए थी। थकन के बावजूद मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। 30-40 कदम आगे चला गया था कि एक अजीब बात हुई। वो ये कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे पांव रेतली जमीन में धंसने शुरू हो गए। मैं रुक गया। जानता था कि अब मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस रेतीली दलदल में गर्क हो जाऊंगा। और तभी मुझे लगा कि टॉम के कदमों के निशानात यहाँ कर गायब हो गए थे। मैं जी जान से लर्ज उठा। तो क्या टॉम जोशे मुसर्रत तले आगे बढ़ता हुआ रेत की दलदल में धंस कर डूब चुका था? वो रेत में जिंदा दफन हो गया था। मुझे इस हकीकत को तस्लीम ही करना पड़ा और इस रूह फरसा तसव्वुर ने मुझे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। अब मैं घुटनों तक रेत के इस समंदर में धंस चुका था। यही रूह फरसा इंकिशाफ मुझे कब का पा गया, क्योंकि जैसे ही मैंने वापसी के लिए कदम उठाए तो मैं मजीद रेत के अंदर धंसने लगा। मेरे पूरे वजूद में मौत की लर्जा खेज दहशत तारी होगी। रेत के इस समंदरी भंवर में मुहावरतन नहीं, हकीकतन जिंदा दरगोर होने के मुतरादिफ था। जहन्नुम जार रेगजार की यह दलदल मेरे लिए जहन्नमी कब्रिस्तान साबित हो सकती थी और यकीनी तौर पर जिसका शिकार टॉम भी हो चुका था। मैं निकलने की कोशिश में अब घुटनों से जरा ऊपर ही धंसा हुआ था। मेरा पूरा जिस्म मुर्ताइज था। मैंने बमुश्किल अपने मख्तल पड़ते खवासों को बहाल किया और फौरी तौर पर कोई तदबीर सोचने लगा। आसपास कोई खारदार झाड़ियां, थोर, कैक्टस भी तो नहीं था कि जिन्हें पकड़कर मैं आगे बढ़ता। दूर तक बेआबो कयार रेगिस्तान था और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक मेरे जहन में एक मुबहम सी उम्मीद जागी। मैंने अपने दोनों हाथों से काम लेने का सोचा। जरा झुका, अपने दोनों हाथों के पंजे रेत पर गाड़े, फिर जिस्म को आगे हरकत दी तो कुछ आगे को सिरका। ये कोशिश कामयाब रही क्योंकि बिलाखिर रेत ही का समंदर था, पानी या कीचड़ का नहीं। ताहम यह भी कहा जा सकता था कि मैं अभी शायद पूरी तरह दलदली रेत के अंदर नहीं फंसा था। गढ़ा अभी आगे था, इसलिए खासी देर तो लगी, मगर इस तरह चौपायों की सी पेशकदमी से बिलाखिर
मैं रेत की संदिग्ध गड्ढे से निकल आया। जरा देर तक मैं गर्म रेत पर पड़ा हाँपता रहा। इसके बाद फिर खड़ा होकर हसरत ज़दा नजरों से नखलिस्तान को तकता रहा। मेरी हालत ऐसी भूखे किसी थी जिसके आगे खाने को रखा हो, मगर वो खाने से लाचार हो, लेकिन मैं मायूस नहीं था। कोई ना कोई रास्ता जरूर इस नखलिस्तान तक जाता होगा। ये बहुत वसी सहरा है जिसके लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए था। मैंने सोचा और इस रास्ते से हटकर दूसरा रास्ता नापा और इस पर जरा संभल संभल कर कदम आगे बढ़ाने लगा। यूं मैंने आगे बढ़ने की कोशिश तर्क नहीं की थी, अलबत्ता एहतियात की। जहां मेरे पांव जरा भी रेत में धंसना शुरू होते, मैं फौरन पीछे हटकर रास्ता बदल कर आगे बढ़ जाता। बिलाखिर मुझे एक महफूज रास्ता नखलिस्तान तक ले गया। इस नखलिस्तान को देखकर मेरी सारी थकावट नफ्सियाती तौर पर ही दूर हो गई और मेरा मोराल सवा हो गया। जरा ही दूर से अब पेड़ों पर खजूरें भी लगी नजर आ रही थीं। यही नहीं बल्कि मुझे एक बरसाती टोबा भी नजर आ गया, लेकिन मैं उसे शबनमी टोबा कहूंगा, क्योंकि जितनी सर्दी रात में इस सहरा में पड़ती थी, इस हिसाब से रात गए खासी मोतियों जैसी बूंदों वाली शबनम पड़ती रहती होगी। मैंने किसी जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं किया। टोबे के किनारे आकर झुकते हुए पानी का पहले जायजा लिया। पानी साफ और शफाफ नजर आया। मैंने अपने दोनों हाथों की ऊक में पानी भरा और पी कर देखा तो वो मीठा था। फिर तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी ऊक भर भर के पानी पिया। इसके बाद निस्बतन एक छोटे पेड़ के नजदीक पहुंचा। पेड़ का तना खुरदरा था, इसीलिए मैं बआसानी ऊपर चढ़ गया और खजूरें खाने लगा। जब अच्छी तरह शिकम सेरी कर चुका तो मैं अपने ही कदमों के निशानात पर वापस अपने तबाह हाल पड़ाव की तरफ रवाना हो गया। भारतीय अदाकारा माला और एयर होस्टेस शकुंतला बड़ी बेचैनी के साथ मेरी मुंतजिर थी। मैंने उन्हें पहले तो टाम के बारे में अफसोसनाक इतला दी, फिर नखलिस्तान नजर आने की खुश खबरी सुनाई। इसके बाद हमने चादरें कंबल उठाए और नखलिस्तान की तरफ चल दिए, जो आखिरकार मेरी ही दरियाफ्त थी। नखलिस्तान पहुंचकर मैंने ढाल सा होकर दरख्तों के झुंड के साए तले बेसुध सा होकर गिर पड़ा। माला और शकुंतला टोबे से पानी पीने लगी। इसके बाद सर उठाकर खजूरों के दरख्तों को हसरत से तकने लगी। मैं इनकी भूख का अंदाजा करके उठा और एक दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। खजूरें तोड़ तोड़ कर नीचे माला और शकुंतला की तरफ फेंकने लगा। ऐसे को खुद को मैं बंदर ही महसूस करने लगा, जो रद्द अमल के तौर पर नीचे वालों को फल तोड़ कर मारा करता है। वो बेचारी दोनों भूख से बेहाल थी, बेताब होकर खजूरें चुन चुन कर खाने लगी। मैंने कुछ इजाफी खजूरें भी तोड़ डाली और फिर नीचे उतर आया। अब हम तीनों दरख्तों की छांव के नीचे बैठ गए। पानी पीने और खजूरें खाने के बाद हमारे अंदर नई तवानाई तोड़ती महसूस हुई। दूर मगरिब की सिम्मत अब सूरज झुकने लगा था। सहरा की हिद्दत बतदरीज कम होते होते ठंडक में बदलने लगी। हमने कंबल ओढ़ लिए। एक बार फिर मुझे इन भूखे सहराई भेड़ियों और कुत्तों के खौफ ने आ लिया। मैं तो दरख्त पर बआसानी चढ़कर अपनी जान बचा सकता था, मगर माला और शकुंतला के लिए शायद यह मुश्किल साबित होता। लिहाजा मैंने इसका हल ये निकाला कि दोनों को बारी बारी दरख्त पर चढ़ना सिखाया। इसके बाद मुतमईन होकर बैठ गया। रात सर पर आ गई थी। चांद का सुनहरी अक्स सहराई माहौल में बैक वक्त तिलस्माती और हैबतनाक सा तासुर पेश कर रहा था। ठंडक भी बढ़ने लगी थी। चार इतराफ ठंडी चांदनी चटकी हुई थी। माला और शकुंतला दोनों कंबल ओढ़े मेरे करीब ही सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। माला जरा कमजोर और नाजुक दिल की साबित हुई और सिसकने लगी। शकुंतला शायद उसके नाज उठाने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल यही था कि वही उसे तसल्लियां देती तो बेहतर था। उसे खामोश पाकर मैंने अजराह तशफीफ माला से कहा, हौसला करो माला जी, तुम तो एक बड़ी अदाकारा हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस खौफनाक सहराई उजाड़ वीराने में अपनी अदाकारी के जोहर दिखा रही हूं? उसने यकदम अपने